ये वीडियो मेरे बाकी वीडियोस जैसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे मैं कोई पहले से बहुत कुछ प्लान करके नहीं आया हूँ, बट आई नो एग्जैक्टली कि कौन से पॉइंट पे बोलने वाला हूँ, दैट इज़ फाइन। सो यहाँ पे बहुत सारे कट्स नहीं होंगे और मैं इतना रॉ बोलने वाला हूँ, और आई एम नॉट अ एक्सपर्ट इन स्पीकिंग, सो ऑब्वियसली थोड़े बोरिंग भी होने वाला है शायद। सो व्हाट आई first of all, what I want is, if it is not relevant to you, then you should just simply quit the video, because time is very precious. Let me tell you okay, what kind of audience should continue this video. So first of all, if you are a SIP investor who is caring only about deploying your money every single month, then this video is not for you. If you are a very pro investor, then this video is not for you. This video is for people who are individual stock investors who are trying stock investing, and I would say somewhere in the midway of their journey, and they are probably a little depressed as well because a lot of things are going down. हम अभी थोड़े दिनों पहले एक बड़े करेक्शन से थोड़ा सा उभरे ही थे, और अभी फिर से इतना बड़ा करेक्शन हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये मेंटली थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कभी कभार, स्पेशली अगर आपके आसपास इस टाइप के लोग नहीं हैं। जैसे कि मैं जब अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा था, तो मेरे पास कोई ऐसे लोग नहीं थे हु अंडरस्टैंड फाइनेंस और हु अंडरस्टैंड मार्केट्स और थिंग्स लाइक दैट। सो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग। सो ओनली दोज पीपल, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प ओनली दोज पीपल. सो इफ यू आर नॉट वन अमंग देम, then it's better to save your time by quitting the video. So and if you are still continuing with this video, then most probably you are the right audience. I don't think there will be a lot of people who will be continuing this video, but that's fine. Even if one person continues, that is fine, as long as this video is adding value to him or her. So first of all, I'm going to share some of my own experience with such kind of a falls, and स्पेशली कि तब एनवायरनमेंट कैसा बनता है। ये चीज़ इसलिए भी, आप एक बार लाइफ में इस डीप साइकिल को कंप्लीट कर लोगे ना, और अगर आप पूरे अवेयरनेस के साथ कंप्लीट करते हो, तो उसके बाद से सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि तब आप खुद को भी जज कर सकते हो और एनवायरनमेंट को भी जज कर सकते हो। बट अगर आप नए और या फिर आपके लाइफ, अगर आप 2020 के बाद ज्वाइन किए हो, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग थ्रू सच काइंड ऑफ अ पेनफुल मार्केट, बिकॉज मार्केट एक बार डिप खा के फिर थोड़ा रिकवर करके अब फिर से जा रहा है। इट्स वेरी मेंटली एग्जॉस्टिंग इवन फॉर मी समटाइम। सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल फ्रॉम कोविड, क्योंकि कोविड में भी ऐसा हुआ था कि जब फॉल स्टार्ट हुआ, एक हफ्ते के अंदर पोर्टफोलियो मेरा, मैं पर्सनल पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, 45% गिर गया। आई थिंक एक दो हफ्ता, आई डोंट रिमेंबर, बट जब वो एकदम वाला शार्प करेक्शन हुआ था, 45%, जो मेरा टॉप से जो मेरा बॉटम का डिफरेंस था। एंड नाउ द थिंग इज, तब के केस में ना, आपके आसपास वाले जो लोग होते हैं, मतलब आप टीवी चैनल पकड़ लो या सुपर इन्वेस्टर्स पकड़ लो, या ऐसे लोग जिनसे कि आप सम हाउ कनेक्टेड हो, मे बी ट्विटर के थ्रू, मे बी सम अदर जगह से। Now the problem is, see, pessimism always sounds smart. So I remember जब ये fall start हुआ था, then Warren Buffett started selling his airline stocks. He sold American Airlines, he sold Delta Airlines. I think he had a lot of holding in Delta Airline. He sold Southeast Airline. Southeast Airline, I think, was his oldest holding. So, and I saw Monish Pabrai coming to the TV and saying that, yeah, we are selling XYZ some stocks because we want to raise cash as well. There are so much of uncertainties. But if you notice ना, कि जब उन्होंने इस टाइप के बातें करना स्टार्ट किया था, उसके कुछ दिनों बाद से ही वो एकदम शार्प रिकवरी आया। कहने का मतलब ये है कि even the smartest minds, they do not understand the whole game. And क्योंकि हमारा दिमाग, आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट जेडू कृष्णमूर्ति और नॉट. जेडू कृष्णमूर्ति इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिलोसोफर्स इन द मॉडर्न टाइम. You probably have heard of Osho. Osho talked a lot about Jiddu Krishnamurti. So Krishnamurti faced one question once. The girl asked कि ऐसा क्यों, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, बट मैं आपको जस्ट बताता हूँ. सो शी आस्क्ड कि ऐसा क्यों होता है कि हमारा दिमाग एकदम ही वेयर्ड सी
एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करने के लिए हरी करता है, बहुत जल्दी वो एक्सेप्ट करने के लिए भागता है। कृष्णमूर्ति सेड कि जब हमारा दिमाग पेन में होता है, सो ऑल इट केयर्स अबाउट कि ऐसा कुछ उसको मिल जाए जिससे कि उसको पेन रिलीफ हो जाए। और जैसे ही दिमाग को वो चीज़ मिल जाता है तो दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कि आज के डेट में हो रहा होगा कि अगर कोई आपको ये बोल रहा होगा कि यार एक्सपोर्टर्स से एग्जिट कर लो अगर आपके पास, या फिर उनसे दूर रहो, सो दिस इज़ वेरी सेम काइंड ऑफ अ फिलॉसफी। क्योंकि आपको लग रहा हो कि रैशनल है कि भाई हाँ यार एक्सपोर्ट पे इतना सारा टैरिफ लगा दिया, ये हो गया वो हो गया, अभी तो चीज़ें सुधरेंगे नहीं, और अगर टैरिफ रह गया तो फिर ये लोग कैसे। यू विल ट्राई टू कैलकुलेट समथिंग विच इज़ or which you think is in your scope but actually is not. I may be complicating it a bit, but see, think of it this way. Have you noticed कि जो ये मेडिकल वाले जो रिसर्चर्स आते हैं उनमें आपको कभी बोला जाता है कि यार देखो ये वाला चीज़ खाओ, ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल है यार बॉडी के लिए, आपको प्रोटीन चाहिए, आपको प्रोटीन पाउडर लेनी चाहिए। फिर 2-3 साल बाद एक और स्टडी आता है जो बोलता है अरे तुमने ये कैसे ले लिया यार, ये तो बिल्कुल ही नहीं लेना था। Why this happens? Why this happens in the medical industry, by the way? Because they don't know the TAM. We do not know how the body works fully. When I say TAM is the complete understanding of the whole structure. That's why we miscalculate things. Similarly, Warren Buffett ने भी miscalculate किया, मोनीश फबराय हो, या बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स थे यार, I still remember. So many people came, and especially the mutual fund guys, they will come and say कि भाई नहीं यार we are into cash, we are into this much into cash, that much into cash. पता है कब बोल रहे थे? जब एकदम ही बॉटम पे थे अपन। नाउ कोविड का रिकवरी आया कैसे? क्योंकि कोविड में जब स्टॉक मार्केट ने जब रिकवर किया तब इकोनॉमी ने तब रिकवर नहीं किया। मार्केट ने क्यों रिकवर किया? क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा आ गई थी। नाउ जस्ट इमेजिन somebody who has calculated everything with his rational mind. He calculated that why he should exit the holiday stocks or airline, hotels, etc. He couldn't figure out कि भाई या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि liquidity आ गया, फिर ये हो गया, rebound आ गया। You do not know the complete context. By the way, मैं liquidity बोल रहा था, उसका शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि what is liquidity. Liquidity means यार raw cash ज़्यादा आ गया। उधर यूएस में रेट कट हुआ, लाइक ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे चला गया, तो वो जो बहमत पैसा ज़ीरो के नेगेटिव में चला गया था बहुत सारी जगह पे, तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे या ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे लोगों ने बोरोइंग बहुत ज़्यादा किया, राइट। सो कंपनीज के पास या फिर इंडिविजुअल लोगों के पास, इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारा कैश आ गया। वो उन कैश का करेंगे क्या? कहीं ना कहीं तो डिप्लॉय करना पड़ेगा ना। इवन फंडामेंटल कम्स एट नंबर 2। दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम कोविड। फर्स्ट इज लिक्विडिटी। अगर पैसा किसी चीज़ को चेस करता है उसका भाव तो बढ़ने वाला है यार। ट्यूलिप के जो अपना बबल था वो बहुत पहले का एक एग्जांपल दिया जाता है। दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। पैसों ने चेस किया तो वो आगे पीछे का कुछ नहीं देखता। सिमिलर थिंग हैज़ हैपेंड इन कोविड, राइट, एंड दे कुडंट कैलकुलेट इट, नोबडी कैलकुलेट्स इट। कौन से स्टॉक्स बाय द वे कोविड के बाद ज़्यादा रनअप करना स्टार्ट किए? होटल स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि नैरेटिव चेंज हो गया ना। पहले था यार क्या यार कौन जाएगा, अभी तो कोविड आ गया यार, अब तो गया, अब तो हम कभी नहीं घूमने जा पाएंगे। यार मैं खुद बोल रहा था यार कि यार अब अपन पहले कहीं पे भी जाते थे और किसी भी दुकान में घुस के चाय वाय पी लेते थे, अभी आगे चल के फिर ऐसा कर पाएंगे क्या? सो वी वर इन एक्सट्रीम पेसिमिज्म। वी आर थिंकिंग कि यार कोविड तो इधर रहने ही वाला है और शायद ये जो भी हॉलीडे है वो तो भाई बहुत टाइम के लिए गया काम से। लेकिन हुआ उल्टा। हॉलीडे स्टॉक्स स्टार्टेड डूइंग रियली वेल राइट आफ्टर कोविड, क्योंकि लोग फेड अप कर गए थे ऐसे घर में बैठ के। दे वांटेड टू गो आउट एंड एक्सप्लोर, राइट। नोबडी कैलकुलेटेड इट एट द टाइम ऑफ कोविड। सिमिलर थिंग्स गोज विद द फाइनेंशियल्स एज वेल। फाइनेंशियल्स को तो क्या पीटा गया था कोविड में, हर एक चीज़ को पीटा गया था, बट मैं स्पेसिफिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ। फिर रियल एस्टेट कंपनीज, यार रियल एस्टेट कंपनीज के दाम जितना उनके इन्वेंट्री था ना उसका आधा हो गया था। जस्ट डजंट मेक सेंस, इट वाज सो मच ऑफ वैल्यू गैप। एनीवेज रियल एस्टेट का केस तो थोड़ा ज़्यादा ही मिसकैलकुलेशन वाला था। बट द थिंग इज कि देन नैरेटिव चेंजेस। नैरेटिव बहुत जल्दी चेंज होता है। इसलिए चेंज होता है क्योंकि नोबडी नोज द टाइम, नोबडी नोज के एग्जैक्टली कैसे चीज़ें प्ले आउट होने वाले हैं।
अगर मैं आज की बात करता हूँ कि ये ट्रम्प वाला जो केस हुआ, क्या उसमें ट्रम्प इतना कुछ बोलने के बाद रिवर्ट करेंगे? मुझे तो लगता है यार करेंगे, क्योंकि बंदा हमेशा ही रिवर्ट करता, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। और वो सबसे, अगर आपने नोटिस किया होगा तो लिबरेशन डे के एक हफ्ते में ही जब बॉन्ड मार्केट बहुत ज़्यादा, बॉन्ड मार्केट नीचे चला गया था, बॉन्ड यील्ड बहुत ऊपर चला गया था। I made a video as well on how bond yield works and how you can predict the recession by looking at the bond market. I have a video, if you can go and see. So जैसे ही स्टॉक मार्केट गिरा, बॉन्ड मार्केट गिरा, ट्रम्प लाइन में आ गया और बोला नहीं नहीं नहीं, oh that was a mistake and I fixed it. What he did is he paused everything, right? जैसे ही स्टॉक मार्केट गिरेगा या बॉन्ड मार्केट गिरेगा, ट्रम्प पूरा उल्टा हो जाएगा। ये जैसे भी वो जिस टाइप के अभी ऐसा हो रहा है ना कि यूएस का जो डेटा आ रहा है, एटलीस्ट कुछ टाइम पहले तक जो आ रहा था वो बहुत स्ट्रांग आ रहा था यार। इन्फ्लेशन का डेटा इट वाज आई थिंक 3% के आसपास आया था, विच वाज गुड इनफ। इवन आई वाज एक्सपेक्टिंग हायर इन्फ्लेशन, बट मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज लोगों ने इतने एक्सपोर्ट किए ही नहीं, इम्पोर्ट किए ही नहीं होंगे। एंड द जीडीपी डेटा वाज गुड। आई वाज नॉट सरप्राइज टू सी द जीडीपी डेटा, दैट इज बिकॉज जो गवर्नमेंट था उसका टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, राइट, टैरिफ की वजह से, और टैरिफ की वजह से ही इंपोर्ट कम हो गया। तो जीडीपी जब कैलकुलेट होता है तो इंपोर्ट माइनस होता है, राइट। तो इंपोर्ट माइनस कम हुआ, तो मतलब जीडीपी बढ़ गया। तो जीडीपी बढ़ना एक क्वार्टर दो क्वार्टर के लिए, दिस इज इन माय व्यू इज़ नॉर्मल। बट जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है हम इंडियंस के लिए कि यूएस के कंपनीज अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं इस क्वार्टर में। मेटा ने 40% के आसपास का ग्रोथ अभी रिपोर्ट किया है। मेटा हैज़ ऑल्सो सेड दैट इट विल इन्वेस्ट हेविली ऑन एआई एंड मेनी अदर थिंग्स। सो यूएस मार्केट का, स्टॉक मार्केट का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो रखा है ड्यू टू दिस अमेजिंग ग्रोथ। गूगल ने अच्छा ग्रोथ दिया, 16-17% का दिखाया, अमेजोन ने भी दिखाया, मेजॉरिटी ऑफ देम हैज़ शोन, एंड द अपकमिंग रिजल्ट्स विल ऑल्सो शो, at least there's a projection that a lot of them will show good results. एक्सपेक्टेशन से बेटर रिजल्ट दे रहे हैं, जो उनका स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन होता है ना, उससे भी बेटर रिजल्ट दे रहे हैं फॉर वट एवर रीजन। सो दैट इज आई थिंक द रीजन कि ट्रम्प इतना चौड़ में आके बोल रहा है, वो कुछ भी किए जा रहा है, बिकॉज मार्केट नहीं गिरता हुआ दिख रहा है। जिस दिन उसको मार्केट गिरता हुआ दिखेगा वो फिर से पलट जाएगा, और वो दिन बहुत दूर नहीं है मेरे हिसाब से। अभी उनका जॉब्स का डेटा आया था, आपको ने सुना ही होगा, उसने वो जो स्टैटिस्टिक्स वाला बंदा है उसको फायर कर दिया। दैट इज़ हाउ ग्रोथ CEOs वर्क बाय द वे। बट द थिंग इज़ कि ये फर्स्ट पॉइंट है अपने लिए कि जॉब का डेटा बहुत ही गंदा आया। देन कल या परसों उनका PMI का डेटा आया था, दैट वाज ऑल्सो वेरी वीक। देन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज़ वेरी वीक। ये हमें सिर्फ उनके डेटा से ही नहीं पता चलता, बट जो इंडियन कंपनीज हैं जो वहाँ पे बेचते हैं उनके कमेंट्री से भी पता चलता है। सो एंड जब ये सारे टैरिफ प्ले आउट करना स्टार्ट कर देंगे, एट दैट पॉइंट इन टाइम, ये क्या हुआ यार इधर, ओके, एट दैट पॉइंट इन टाइम क्या होगा कि तब मार्केट रिएक्ट करने स्टार्ट करेगा। जब मार्केट रिएक्ट करने स्टार्ट करेगा तब ट्रम्प फिर से पलटेगा, तब उसको दिखेगा क्या, तब उसको सिर्फ मार्केट ठीक करना होगा यार। एंड इट हैपेंड इवन बिफोर इन हिज फर्स्ट टर्म एज वेल। ही केयर्स अबाउट द स्टॉक मार्केट। अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो फिर वो नहीं ले पाता। सो वी विल हैव टू वेट टू सी कि कब यूएस का स्टॉक मार्केट गिरता है, कब बॉन्ड डील्स फिर से ऊपर जाते हैं, and I think after that things will be fine. Again, I think it's just my assumption. I also don't know the term. Nobody knows the exact, क्योंकि पैरामीटर्स इतने ज़्यादा है। देखो, have you noticed how cricket works? Cricket is a great game because it's a very टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। It's a strategic game, extremely strategic game where the environment is beyond your control. चेस अगर आप खेलने आते हो तो चेस में भी ये होता है कि इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक गेम, बट जो हो आप ही हो यार। आप ही चेस के हर एक क्या चाल ले रहे हो, फिर आप ही कैलकुलेट करो, आपके ही एक्शन के ऊपर एंड आपके ओपोनेंट के एक्शन के ऊपर चीज़ें डिपेंड करता है। फुटबॉल में क्या होता है, इक्वल ग्राउंड होता है कि भाई सेम ही टाइम पे दोनों टीम एक साथ, बारिश होगा तो दोनों के लिए, धूप होगा तो दोनों के लिए, इंडोर होगा तो दोनों के लिए। लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है। क्रिकेट में
चीज़ें आपके बियॉन्ड चले जाते हैं। जैसे कि लॉर्ड टेस्ट में रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारी जो टीम बैटिंग करने जा रही थी तब यार ओवरकास्टेड हो जाता था, और जब उनकी टीम बैटिंग करने आ रही है यार तब तो मतलब पूरा ही ये कर रहा था, क्या बोल रहा हूँ, तब तो पूरा ही सनलाइट आ गया था। सो बॉल स्विंग करना बंद कर देता है अगर नीचे इस पे मॉइस्चर नहीं होता है, तो पिच पे मॉइस्चर नहीं होता है तो। सो इन्वेस्टिंग इज़ वेरी मच लाइक द क्रिकेट गेम्स, जहाँ पे थिंग्स आर नॉट जस्ट इन्वेस्टिंग, लाइफ इज़ वेरी मच लाइक दैट. Things are beyond your control. The environment is so vast that you can never get to know the entire TAM. So don't hurry to make a conclusion just because that conclusion will give you some kind of a mental peace. Like it's easy to say कि हाँ यार एक्सपोर्ट में इतने सारे दिक्कत हो रहे हैं, let's exit the exports. It's very easy because तब आपको लगेगा हाँ यार चलो यार यहाँ से और तो नहीं गिरेगा यार, अब तो सामने बहुत कुछ होने वाला है, पता नहीं क्या. It will be very similar to exiting the holiday stocks during द कोविड टाइम्स, राइट एट द बॉटम. आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, बट एक चीज़ आपको ज़रूर पता है, दैट इज़ व्हाट इज़ द वैल्यूएशन. आप वैल्यूएशन से खेल सकते हो ज़िंदगी में. एक जनरली इन्वेस्टिंग में मैं एटलीस्ट बहुत सारे रूल्स नहीं रखता हूँ. आई एम नॉट वेरी रिजिड अपॉन एनीथिंग बिकॉज इन्वेस्टिंग इज एन आर्ट. इन आर्ट यू कैन नॉट कीप एनी साइंटिफिक वे ऑफ इफ दिस हैपन्स देन डू दिस, इफ this ratio goes there then invest here. It doesn't work this way in art. It works in science, it doesn't work in art, any kind of art. So what happens, क्या बात कर रहा था यार, मैं खुद ही भूल गया. ठीक है, कट लेना पड़ेगा. हाँ, तो वैल्यूएशन से खेल सकते हो आप. कोई भी चीज़ को, अगर कोई अच्छी कंपनी है उसको इस वजह से, कोई अच्छा एक्सपोर्टर है आज के कॉन्टेक्स्ट में, उसको सिर्फ इस वजह से बेच देना क्योंकि एक्सपोर्ट में इतना पंगा चल रहा है, यू विल, आई थिंक यू विल रिग्रेट इट गोइंग फॉरवर्ड. बिकॉज वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो चुका है. मार्केट बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग है, उसने ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्काउंट कर दिया. जितना कुछ इम्पैक्ट आना था ना वो ला चुका है, उसके आसपास का तो ला चुका है. अभी है बहुत सारे अनसर्टिनिटीज, पर हमें नहीं पता है कि कब कैसे क्या फोल्ड आउट होगा नहीं होगा. मे भी अपने को कुछ 1-2 क्वार्टर और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ये टैरिफ की गेम हो रहा है उसका इम्पैक्ट तो आएगा यूएस पे. यूएस पे इम्पैक्ट आएगा, यूएस मार्केट गिरेगा, यूएस मार्केट गिरेगा, ट्रंप का अकल ठिकाने आ जाएगा. ये सारे चीज़ें फिर से जो इंडिया वाला स्टोरी है, आई हाईली बिलीव कि ये जो नया वाला इक्वेशन चल रहा है, नया वाला वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, वहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया ही होने वाला है. दैट इज़ बिकॉज अभी क्या हो रहा है ना कि आइलैंडिश स्ट्रक्चर हो जाएगा इस न्यू वर्ल्ड में. छोटे छोटे आइलैंड्स बनेंगे, जैसे कि एक ग्रुप बनेगा जो सपोज यूएस और से ईयू का है, कुछ दूसरा बनेगा जो कि जापान, कोरिया और सपोज किसी और कंट्री का बन गया. ऐसे आइलैंडिश चीज़ें बनेंगे रेदर देन जो पहले बनता था कि भाई सिर्फ दो ही के एक ही पावर था यार, इधर आप कंप्लीटली यूएस की तरफ हो या फिर नहीं हो. सो अगर आप पुराने वाले स्ट्रक्चर में रहते थे तो आपको यूएस की लिक्विडिटी का फ़ायदा मिलता था, क्योंकि यूएस बोरो कर रहा था मैसिवली अपने फ्यूचर से, और वो पैसा वो बाकी कंट्रीज़ को दे रहा था मतलब चीज़ें परचेज कर रहा था. तो इफ़ यू आर ए यूएस एलाई एट दैट पॉइंट इन टाइम, यू आर एबल टू डू मोर ट्रेड, यू आर एबल टू डू मोर एक्सपोर्ट्स एंड गेनिंग फ्रॉम देयर. वियतनाम भी ऐसे ही गेन किया, चाइना ने भी ऐसे ही किया. लेकिन ये जो नया वाला वर्ल्ड इक्वेशन है उसमें अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो कि डिफरेंट आइलैंड के साथ ट्रेड कर पाएगा तो उसका बेनिफिट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा होना चाहिए. सो आई थिंक कि इंडिया विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी. अगेन आई कैन नॉट कम टू 100% कंक्लूजन. दिस इज व्हाट आई फील एंड व्हाई वी आर सीइंग सो मच ऑफ पेन इन इंडियाज जर्नी. दैट इज बिकॉज देखो हर प्रीमियम चीज़ के पीछे ना उसका कॉस्ट बहुत होता है. अगर नॉन अलाइंड रहना इस न्यू वर्ल्ड इक्वेशन में इतना आसान होता तो हर कोई ना नॉन अलाइंड हो जाता. फिर तो वियतनाम भी आके नॉन अलाइंड हो जाता, बांग्लादेश हो जाता, सिंगापुर हो जाता. क्योंकि नए वर्ल्ड इक्वेशन में कॉस्ट ऑफ बीइंग नॉन अलाइंड इज ऑल्सो वेरी हाई, राइट. सो इसलिए आपको इतने प्रॉब्लम दिख रहे हैं इंडिया के साथ, ये हो रहा है वो हो रहा है. बट एट द एंड व्हेन आई सी फ्रॉम अ डिस्टेंस आई फील कि या आइलैंडिश तो होने वाला है. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि हाउ यूएस का जो लिक्विडिटी है उसी ने नए मॉडर्न वर्ल्ड को शेप किया.
or due to the change of the flow of US liquidity, the world is shaping in a different way. I actually wrote some blogs on it. Maybe I'll create a video to explain that. But yeah, in this new world, I strongly feel that India is going to win big way. I'm extremely bullish on India. So I think this video won't get a lot of view. I don't even have a lot of subscribers, but if it helps even 1%, that is fine. I think it'll, yeah, fine, whatever it is. See you in the next video. Thank you for watching.